सुनैना जी अपने बेटे के ऑफिस के बाहर बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। उनकी सूनी आंखें बस दरवाजे की तरफ ही निहारी जा रही थीं। जब एक जगह बैठे बैठे उनके घुटने जवाब देने लगे तो वहां के चपरासी ने तरस खाकर उन्हें अपनी कुर्सी बैठने के लिए दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा। सुनैना जी ने भरी आंखों से उसको आशीर्वाद दिया। कुछ ही देर में अपने बेटे को गाड़ी से उतरता देखकर सुनैना जी अचानक से दौड़कर अपने बेटे के गले लग फूट फूट कर रोने लगी। माँ को ऐसे कपड़ों में सबके सामने गले लगाकर देखकर दीपक खुद को बड़ा अपमानित महसूस कर रहा था। उसने सुनैना जी को दूर झटकते हुए गार्ड से कहा, कौन है यह बुढ़िया और यहाँ क्या कर रही है? सर, वह कब से आपका इंतजार कर रही है। आपके कारण उनका रो रो कर बुरा हाल है। दीपक चिल्लाता हुआ बोला, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? यह मेरा ऑफिस है, कोई खैरात खाना नहीं खोल रखा यहाँ मैंने, जो कोई भी मुंह उठाए चला आता है। मैंने क्या है ऑफिस भिखारियों की सेवा करने के लिए खोल रखा है? निकालो इनको यहाँ से कुछ पैसे देकर। पता नहीं कैसे बेशर्मों की तरह मुंह उठाए चले आते हैं। अपने बेटे के मुंह से यह सब सुनकर सुनैना जी उसको एकटक निहारने लगी। उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। बेटा, तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे पिता अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। डॉक्टर ने बोला है जल्दी से जल्दी उनके लिए खून की व्यवस्था की जाए। कहते कहते सुनैना जी बेटे के कदमों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। दीपक हाथ पकड़कर उन्हें एक किनारे करते हुए बोला, आप क्या चाहती हैं? पापा की जान बचाने के लिए मैं बिस्तर पर आ जाऊं? पता है ना पिछले महीने ही कितना बीमार था। जाइए यहाँ से। ना ही मेरे पास इतना वक्त है और ना ही मैं उस बुड्ढे को अपना एक कतरा खून देने वाला हूँ। सुनैना जी अपने आंचल को आगे फैलाती हुई बोली, इस वक्त मेरी मदद कर दो बेटा। मैं अपने खून का एक एक कतरा बहाकर तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगी। अगर तुम्हारा थोड़ा सा खून देने से तुम्हारे पिता की जान बच सकती है तो। इतने में ही दीपक चिल्लाता हुआ बोला, समझ में नहीं आता आपको? भिखारी की तरह पीछे ही पड़ी है। इतना कहकर दीपक ने 10-10 के नोट की गड्डी सुनैना जी के मुंह पर फेंक कर मारी। ले बुढ़िया, इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। और इतना बोलकर सुनैना जी के हाथों को अपने पैरों से झटक कर वहां से चला गया। सुनैना जी की हालत देखकर गार्ड की भी आंखें भर आईं। उसने सहारा देकर सुनैना जी को उठाया, उन्हें पानी पिलाकर पूछा, अम्मा, क्या यह सच में आपके बेटे हैं? सुनैना जी ने हाँ में सिर हिलाया। तो गार्ड ने सुनैना जी से सारी कहानी पूछी, जिसे सुनकर वह भी अंदर तक दहल गया। वह सुनैना जी का हाथ थामकर बोला, अम्मा, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बाबूजी को खून की जरूरत है तो उसकी व्यवस्था हो जाएगी। इतने में दीपक अपनी मीटिंग में जाने के लिए बाहर निकला तो सुनैना जी को वहीं पर बैठा देखकर उसने गुस्से में उनका हाथ पकड़ा और वहां से ले जाने लगा। उस वक्त वहां उसके सिवा कोई नहीं था। उसने सोचा इतनी मीटिंग के लोग आते हैं, इस बुढ़िया को यहाँ से रफा दफा करता हूँ, नहीं तो इसने उनके आगे मुंह खोला तो मेरी लाखों की डील कैंसिल हो जाएगी। उस गार्ड ने आओ देखा न ताओ, अचानक से एक जोरदार तमाचा दीपक, जो कि उसका बॉस था, उसके गाल पर रसीद कर दिया। तमाचा इतना जोर का था कि अंदर काम कर रहे सभी लोग ऑफिस के बाहर आ चुके थे और दीपक को देखे जा रहे थे। शर्म नहीं आती अपनी माँ के साथ ऐसा करते हुए? वह गार्ड क्रोध में बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने बॉस पर हाथ उठाओ? अभी तुम्हें तुम्हारी नौकरी से रफा दफा करता हूँ। अरे ठोकर मारता हूँ मैं आपकी नौकरी को। जो अपने माँ बाप का नहीं हो सका वह भला और किसका होगा? उस गार्ड की हिम्मत देखकर आज सभी हैरान थे और दीपक एक हाथ से अपने गाल को पकड़े हुए खड़ा था। उस गार्ड ने सुनैना जी का हाथ पकड़ा और बोला, चलिए माँ जी यहाँ से। सुनैना जी अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने उस गार्ड का खून मैच किया जो कि किस्मत से मिल गया था। सुनैना जी सामने पड़ी कुर्सी पर बैठी उसको ढेरों आशीर्वाद दे रही थी। उनके लिए तो यह किसी फरिश्ते से कम नहीं था। सुनैना जी खून चढ़ाने के बाद उस गार्ड के कदमों में गिरकर रोने लगी। अरे माँ जी, अब क्या इस गरीब को पाप का भागीदारी बनाना चाहती हैं? माँ के यह हाथ बस बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए होने चाहिए। वह गार्ड सुनैना जी के दोनों हाथों को अपने सिर पर रखते हुए बोला, और बेटा, तुमने मेरे कारण अपनी नौकरी भी छोड़ दी। यह थोड़े से पैसे हैं, रख लो, तुम्हारे बच्चों का कुछ भला हो जाएगा। माँ जी, नौकरी के बारे में बाद में सोचेंगे, आप पहले यहाँ बैठिए। सुबह से आप बस रोए जा रही हैं, पता नहीं कब से कुछ नहीं खाया होगा। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। सुनैना जी अपनी भरी हुई आंखों से उसको जाते हुए निहार रही थी। एक अनजान होकर भी उसने पुरुषोत्तम जी की जान बचाई और दूसरी तरफ उनके सगे बेटे ने उन्हें भिखारन बताकर उनकी ममता का इतना अपमान किया।
क्या इसी दिन के लिए उन्होंने बेटे की खातिर दर दर की ठोकरें खाई थी? दिन रात एक करके पुरुषोत्तम जी ने बेटे को पढ़ाने के लिए विदेश भेजा था ताकि वह अपने सारे सपने पूरे कर सके। बेटा नौकरी में सेटल हो गया तो सुनैना जी बड़े प्यार से राशि को अपने घर की बहू बनाकर लाई थी। सोचते हुए वह बीते दिनों में खोती चली गई। बहू, अब यह घर, इसकी सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारी। हम तो अब बस चैन से अपने जीवन के आखिरी दिन बिताएंगे, सुनैना जी ने अपनी नई नवेली बहू राशि से कहा। राशि और दीपक दोनों कई सालों से एक दूसरे को जानते थे, इसलिए सुनैना जी और पुरुषोत्तम जी ने उनकी खुशी को नजर में रखते हुए उनकी शादी करवा दी। पहले पहले तो सब कुछ ठीक था, पर राशि बड़े घर की बेटी थी, हमेशा से अकेले रहना चाहती थी। सास ससुर अगर कोई काम उसे कह देते थे तो उसके तन बदन में आग लग जाती थी। वह अक्सर दीपक से शिकायत भी करती थी इस बारे में, पर वह कहता था, अरे अच्छा बर्ताव रखोगी तो ही बाद में यह सारी जायदाद की मालकिन बन पाओगी। इसलिए राशि भी अपने अंदर की भावना को दबाकर झूठी मुस्कान लिए अपने सास ससुर की बात मानती थी। एक दिन पुरुषोत्तम जी काफी बीमार हो गए, उन्हें खून की उल्टियां होने लगी तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां उनके इलाज के लिए काफी खर्च बताया गया। ऐसे में सुनैना जी दीपक से बोली, बेटा पापा ने सेविंग कर रखी है, पर वह अभी कैसे मिल पाएगी यह पता नहीं, और तेरे पापा बताने की हालत में भी नहीं है, तो इंतजाम कर देना बेटा। माँ, इतने पैसों का इंतजाम, वह भी इतनी जल्दी? एक मामूली सी नौकरी करता हूँ मैं अभी, और मेरा ऑफिस भी बन रहा है, इतने पैसों का अचानक से इंतजाम? दीपक ने दुख जताते हुए कहा, बेटा किसी दोस्त से या अपने किसी रिश्तेदार से ही कर्ज ले ले, एक बार तेरे पापा ठीक हो जाएं, फिर सारा कर्ज चुका देंगे, सुनैना जी ने कहा। इसलिए पापा से कहता था कि अपने सारे हिसाब किताब मेरे हवाले कर दीजिए, पर शायद पापा को मुझ पर भरोसा ही नहीं था। दीपक ने कहा, बेटा अब की बार तेरे पापा को ठीक हो जाने दे, सबसे पहले यही काम करवाऊंगी, हमारी उम्र हो गई है, न जाने कब क्या हो जाए, सुनैना जी ने कहा। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ अगर कहीं से मदद मिल पाई तो। दीपक यह कहकर वहां से चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद दीपक सुनैना जी से आकर बोला, माँ पैसों का इंतजाम हो गया है, पर उसे 1 महीने के अंदर ही लौटाने होंगे, वरना मेरी बात की कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। हाँ बेटा, एक बार तेरे पापा बस होश में आ जाए, हम यह कर्ज पहले चुका देंगे, सुनैना जी ने कहा और पुरुषोत्तम जी के पास चली गई। इधर राशि दीपक को एक किनारे ले जाकर बोली, यह क्या है जी, इतने पैसों का इंतजाम आपने कहाँ से किया? कहीं ये हमारे पैसे? हाँ हाँ, हमारे ही पैसे हैं, पर कुछ बड़ा पाने के लिए ऐसे छोटे छोटे चारे तो फेंकने ही पड़ते हैं। दीपक ने फिर कहा, एक तो आपने हमारे पैसे दे दिए, ऊपर से ये सारी पहली बातें कर रहे हैं, जरा समझाएंगे मुझे इन सब बातों का मतलब? राशि ने कहा, अब जब पापा के इलाज में मैंने इतना खर्च किया है तो माँ भी उसे जल्दी चुकाएगी, ऊपर से पापा के सारे वही खाते मेरे नाम कर देंगी, क्योंकि उन्हें आज के दिन का डर हमेशा ही रहेगा। हमें हमारे पैसे भी वापस मिल जाएंगे और पापा की सारी जायदाद भी, तो मैं अपने ऑफिस का मालिक जल्दी बन जाऊंगा। उसके बाद जब पुरुषोत्तम जी कुछ दिनों में घर आ गए थे तो सुनैना जी सबसे पहले सारी जायदाद की कुंजी दीपक के नाम करवाने को कहती हैं, लेकिन पुरुषोत्तम जी मना कर देते हैं। अरे हमारे बुढ़ापे का सहारा तो यही है ना, फिर जो हमारा है वह सब दीपक का ही तो है, उसे आज यह सब दे या कल क्या फर्क पड़ता है, और उसने कितना पैसा लगाया है तुम्हारी बीमारी में। अभी पुरुषोत्तम जी ने भी सोचा, चलो सही तो कह रही हैं, कल मेरी जो हालत थी ऐसा दोबारा हुआ तो। यह सोचकर पुरुषोत्तम जी ने भी अपनी जायदाद दीपक के नाम कर दी। अगले दिन सुनैना जी राशि को आवाज देती हैं, बहू जरा उनके लिए दलिया बना देना। 1 मिनट मम्मी जी, मैं एक पेन और पेपर लेकर आती हूँ, फिर आप मुझे बता दीजिएगा क्या क्या बनाना है। राशि ने चिढ़ते हुए कहा, ये क्या कह रही हो बहू, मैं समझी नहीं। आप लोगों की नजरों में यह एक होटल ही तो है, और मैं यहाँ की वेटर जो आप लोगों से ऑर्डर लेती रहूं और आप लोगों के सामने हाजिर करती रहूं वह खाना। तो कहिए और क्या क्या ऑर्डर है आपके? राशि ने गुस्से में कहा, मम्मी जी बीमार पापा जी हैं, आप तो नहीं ना, तो खुद क्यों नहीं बना लेती दलिया? हर वक्त हर काम के लिए मुझे आवाज देना जरूरी है क्या? यह कहकर वह वहां से चली गई। लगता है बेचारी पूरा दिन काम करके थक गई होगी, इसलिए नाराज हो गई। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे अच्छे से जानती हूँ, अभी जैसे ही इसका गुस्सा ठंडा होगा मेरे पास आकर माफी मांगेगी। चलो सही है, मैं भी तो बना सकती हूँ दलिया। हाँ, आज मैं ही बनाकर खिलाता हूँ, मैं अभी आई। सुनैना जी ने मुस्कुराते हुए अपने मन में चल रही उधेड़ बुन को छिपाते हुए कहा।
अगले दिन सुनैना जी पुरुषोत्तम जी से बोली, आज आपके लिए क्या बनाऊं? सोच रही हूँ अब आपके पसंद का मैं ही रोज बना दिया करूंगी। बहू को सुबह से इतने सारे काम होते हैं घर के, बार बार उसे क्यों परेशान करना? कहिए क्या खाएंगे आज? सुनैना जी जो भी कहे, पर पुरुषोत्तम जी तो सब समझ रहे थे। कल की इस फटकार के बाद यह दोबारा जलील नहीं होना चाहती थी, इसलिए अब से खुद ही बनाने को कह रही है। और फिर उन्होंने कहा, जो बना लाओगी खा लूंगा। सुनैना जी उठकर रसोई में चली गई। पर यह क्या, रसोई में तो ताला लगा हुआ है। आज तक कभी भी रसोई में ताला नहीं लगा, फिर आज यह सब। यह सोचते हुए हैरानी से सुनैना जी ने राशि को आवाज लगाना शुरू किया। क्या हुआ मम्मी जी, इतना क्यों चिल्ला रही हैं? राशि ने गुर्राते हुए कहा, बहू रसोई में ताला? आज तक कभी इस घर में रसोई या पूजा घर में ताला नहीं लगा। सुनैना जी ने कहा, हाँ, क्योंकि इस घर में 2 भूखे जानवर रहने लगे हैं जिन्हें हर वक्त भूख ही लगती रहती है। अब हमारे घर में कोई कुबेर का खजाना तो है नहीं जो उनके 5 दफे का खाने का बोझ उठा पाए, इसलिए ताला लगाना पड़ा। राशि ने नील पॉलिश को सुखाते हुए कहा, तुम क्या हमें जानवर कह रही हो बहू? सुनैना जी ने धीरे से कहा, हाँ। अब आप इतनी भी भोली नहीं जो मेरी बातों को समझ ना पाए। तंग आ चुकी हूँ मैं आप लोगों की भूख से। बस अब से आप दोनों के खाने पीने पर पूरी नजर होगी मेरी। मैं तय करूंगी आप दोनों को कब और कितना खाना मिलेगा। राशि के ऐसा कहते ही सुनैना जी गुस्से से उबलने लगी। तुम्हारी इतनी मजाल कि हमें जानवर कहो, ऊपर से हमारे खाने का हिसाब भी रखो। यह मेरा घर है और इतना तो गरीब हम नहीं कि खाना आधा पेट खाएं या नाप तौल कर खाएं। आने दो आज दीपक को, जब उसे पता चलेगा कि तुमने कैसा सलूक किया है हमारे साथ, तब वही तुम्हें सबक सिखाएगा। हाँ, जैसे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है और वह जानते थे कि आप लोग ऐसा ही कहेंगे, इसलिए तो यह जायदाद उन्होंने पहले ही अपने नाम करवा ली। अब आप लोग हमारे आश्रित हैं और मम्मी जी अब से इस घर में मुफ्त की रोटियां नहीं मिलेंगी। आप दोनों को, पापा जी तो बीमार हैं पर आप तो ठीक है, इसलिए पूरे घर का काम आप करेंगी, वरना हमें आप लोगों को उठाकर बाहर निकालने में जरा सी भी देर नहीं लगेगी, राशि ने कहा। सुनैना जी चुपचाप बिना खाने के अपने कमरे में आ गई तो पुरुषोत्तम जी बोले, देखा सुनैना, इसलिए तो मैं अपनी जायदाद दीपक के नाम नहीं कर रहा था, पर इतना नीचे गिर जाएगा यह मैंने भी नहीं सोचा था। अब करो इस उम्र में सारे काम, वरना इस घर के मालिक हमें निकालकर बाहर फेंकेंगे। पुरुषोत्तम जी ने अपने कपकपाते स्वर में कहा, मुझे लगता है बहू झूठ बोल रही है, उसी ने मेरे बेटे का सिर खाया होगा। मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। एक बार आने दीजिए दीपक को, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सुनैना जी ने तेज आवाज में कहा। रात को दीपक के आने के बाद सुनैना जी उससे बोली, बेटा देखना बहू क्या कर रही है, मुझे इसकी बात पर भरोसा नहीं है, मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है, तू बता इसे। और अपने पापा को भी, जैसे यह कह रही है वैसा कुछ भी नहीं है। हम तेरे माता पिता है ना कि इस घर के गुलाम। माँ बस कीजिए, पता नहीं किस जमाने में जी रहे हैं आप लोग। आज के जमाने में ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और आपको क्या लगता था कि पूरी जिंदगी मैं और राशि आप दोनों की जी हजूरी करेंगे? दीपक ने दमकते हुए कहा। सुनैना जी जो अब तक आशा की एक दीपक लिए खड़ी थी कि शायद दीपक राशि को डांटेगा, उसके खिलाफ अपने माता पिता के साथ खड़ा होगा, पर दीपक के आते ही वह दीपक को बुझा दिया और वह निशब्द होकर अपने आंसू बहाने लगी। अब तो राशि ने उन पर खुलकर ज्यादतियां करना शुरू कर दिया। पहले तो राशि ने रसोई में ताला लगाया, फिर उसने खाना 3 बार से हटके 2 बार कर दिया और फिर बासी खराब खाना उन्हें परोसने लगी। इससे पहले से ही बीमार पुरुषोत्तम जी धीरे धीरे और बीमार रहने लगे। एक दिन सुनैना जी बड़ी कमजोरी महसूस कर रही थी। एक तो घर का सारा काम, ऊपर से खाना भी सही से नहीं मिलता। कमजोर होना तो लाजमी था। वह घर का सारा काम खत्म करके थोड़ा लेटने का सोचती हैं तो उनकी आंखें लग जाती हैं। इतने में पुरुषोत्तम जी कमरे से बाहर जाकर राशि से कहते हैं, बहू आज मुझे रात का खाना मत देना, उसके बदले अपनी सास को भरपेट खिला देना। बड़ी कमजोर महसूस कर रही है। ठीक है, फिर आप तो कमजोरी महसूस नहीं करेंगे ना? आप दोनों तो ऐसे जता रहे हैं जैसे मैं आप दोनों को भूखा रखती हूँ। सारा दिन काम तो कुछ कर नहीं पाते, बस खाना ही चाहिए इन दोनों को, राशि ने झल्लाते हुए कहा। उसके बाद सुनैना जी जब उठती हैं, बड़ी देर हो गई मुझे सोते हुए, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? सुनैना जी ने कहा, तुम इतने आराम से सो रही थी कि उठाने का मन ही नहीं किया और मैं खाना खाने चला गया। अब तुम भी जाकर खा लो, पुरुषोत्तम जी ने कहा। आपने खाना खा लिया, चलो अच्छा है, आपको समय से खाना भी चाहिए। अच्छा यह बताइए क्या बनाया है बहू ने?
मतलब फिर से बासी खाना ही तो नहीं दिया ना? सुनैना जी ने कहा। अरे सुनैना, तुम बहुत सवाल करती हो, जाकर खा लो, जो भी है, जिंदा ही तो रहना है, स्वाद तो कब का भूल चुके हैं, पुरुषोत्तम जी ने चिढ़ते हुए कहा। ठीक है, जाती हूँ, इतना भड़किए मत। फिर सुनैना जी चली जाती हैं। जब वह अपना खाना देखती हैं तो वह हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उसे हर रोज राशि 1 कटोरी दाल और 2 रोटियां ही देती थी, पर आज 2 कटोरी दाल और 4 रोटियां थीं। अपने कौतूहल को वह संभाल नहीं पाई और राशि से पूछ बैठी, क्या हुआ बहू, आज मेरी थाली में ज्यादा खाना, क्यों, भूख नहीं लगी है क्या? ज्यादा बातें ना करके जो मिला है वह खा लीजिए, वरना यह भी नहीं मिलेगा, राशि ने कहा। अपने भूख के आगे सुनैना जी ने और कुछ नहीं पूछा और जल्दी जल्दी खाना खा लिया। फिर वह बर्तन वगैरह धोकर रात को सोने चली गई। वह आज के ज्यादा खाने की बात पुरुषोत्तम जी को बताना चाह रही थी, पर जब वह कमरे में गई, पुरुषोत्तम जी सो चुके थे। सुबह बताऊंगी इन्हें, यह सोचकर सुनैना जी भी सो जाती हैं। सुबह जब सुनैना जी की नींद खुली तो पुरुषोत्तम जी अपने बिस्तर से नीचे पड़े थे। उनके मुंह से काफी खून बह रहा था। सुनैना जी ने बेटे के आगे हाथ पैर जोड़कर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया, तो बेटा उन्हें सरकारी अस्पताल में छोड़कर वापस आ गया था। डॉक्टर ने तुरंत उन्हें खून की व्यवस्था करने को कहा, लेकिन दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी सुनैना जी को कहीं खून नहीं मिला। तो वह बेटे के ऑफिस पहुंची, जहां उन्हें भिखारन कहकर बेटे ने निकाल दिया था। इतने में माँ जी, कुछ खा लीजिए, उस गार्ड ने सुनैना जी की तरफ कुछ चाय देते हुए कहा। लेकिन उससे पहले ही डॉक्टर बाहर आकर बोले, माफ करना, हम पुरुषोत्तम जी को देर होने की वजह से नहीं बचा पाए। सुनैना जी का निवाला मुंह में जाने से पहले ही नीचे जमीन पर छूट कर गिर गया। उन्होंने देखा पुरुषोत्तम जी शांत भाव से सो रहे थे। वह समझ चुकी थी कि अब वह जा चुके थे, पर सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि सुनैना जी की आंखों में आंसू नहीं थे। इतने में सुनैना जी ने देखा कि उनकी बेटी शिल्पा का फोन है। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि बेटी को खबर करने का मौका ही नहीं मिला। 1 घंटे के अंदर उनकी पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। सुनैना जी ने फोन उठाते हुए कहा, बेटा, तेरे पापा को शांति मिल गई। चलो, अच्छा हुआ मेरे से पहले चले गए, वरना अकेले रहते तो मैं जाने के बाद भी चैन नहीं पाती। हेलो मम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? पापा भी कल रात पता नहीं कुछ कुछ कह रहे थे और बार बार एक ही बात कहे जा रहे थे, मम्मी का ध्यान रखना। क्या हुआ मम्मी? शिल्पा ने फोन पर कहा। पर अब सुनैना जी निशब्द होकर निढाल सी बैठ गई थी। ना तो वह रो रही थी और ना ही कोई बात कर रही थी। पता लगने पर राशि अस्पताल आई तो देखा पुरुषोत्तम जी स्वर्ग से धार चुके हैं और सुनैना जी मूरत की तरह उनके पास बैठी हुई हैं। वह गार्ड भी हैरानी से सुनैना जी को देख रहा था, पर सुनैना जी वैसे ही स्थिर रही। शाम तक पुरुषोत्तम जी का क्रियाक्रम भी हो चुका था, लेकिन वह विदेश में रहने के कारण बेटी अब तक नहीं पहुंच पाई थी। उस गार्ड ने सुनैना जी को सहानुभूति दी और नम आंखों से शाम को अपने घर लौट गया। सुनैना जी तो पुरुषोत्तम जी के बिना पत्थर सी बनकर रह गई थी। अगले दिन राशि बोली, सुनिए जी, कल शिल्पा आ रही है, पता नहीं वह क्या करेगी जब उसे सब कुछ पता चलेगा कि हमारे कारण बाबूजी की जान चली गई। तो राशि ने डरते हुए दीपक से कहा, और कौन बताएगा उसे, यह मूरत बनी मेरी माँ? दीपक ने कहा, मैं तो हैरान हूँ, मम्मी जी ने शिल्पा को फोन करके अब तक क्यों कुछ नहीं कहा? और क्या पता कह भी दिया हो, राशि ने कहा। क्या तुम शिल्पा को नहीं जानती? अगर उसे इन सब के बारे में पहले पता होता तो वह कब का यहाँ आ धमकती। दीपक ने कहा, मैं क्या कहती हूँ, आपके पापा तो चल ही बसे, अब इस पागल बुढ़िया को भी उनके पास भेज सारी समस्या ही खत्म कर देते हैं। फिर शिल्पा या किसी और का कोई डर नहीं रहेगा। सबको ये कह देंगे कि पापा के शौक में यह भी चल बसी, राशि ने कहा। और इसलिए राशि ने खीर में जहर मिलाया और अपनी सास को खिलाने आ गई। पर उसे पता नहीं था कि शिल्पा कल आने का झूठ कहकर आज ही आ गई, ताकि वह अपने घर के पूरे हालात को अपनी आंखों से देख पाए। उसके पापा ने उसे घर की चाबी का एक सेट दे रखा था, क्योंकि वह विदेश में रहती थी और जब चाहे यहाँ आ सके। अगर घर पर कोई ना भी हो तो वह अंदर आ पाए। उन्हें क्या पता था कि यह चाबी उसे एक दिन अपने घर की जासूसी के लिए ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी। यह चाबी उन्होंने शिल्पा को उसकी मुश्किल घड़ी के लिए दी थी, पर अपनी मुश्किल उससे कभी नहीं कहा। जब राशि सुनैना जी को वह खीर खिलाने वाली थी, शिल्पा उसी कमरे में छिपी बैठी थी, क्योंकि उसने अपने भैया भाभी की सारी बात सुनकर रिकॉर्ड कर ली थी। उसने खींचकर एक तमाचा राशि के गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा की जान लेने की, और अब माँ को भी मारना चाहती हो? ननद को वहां देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्यों भाभी, हैरान हो गई मुझे यहाँ देखकर?
उस दिन पापा ने मुझे फोन पर सारी बात बता दी थी और मैं आप लोगों पर गुस्सा भी बहुत हुई थी। सोचा कि अभी जाकर आप लोगों से हिसाब लूंगी, पर फिर सोचा कि आप लोगों को रंगे हाथ ही पकड़ना होगा, तभी तो कानूनी कार्रवाई भी करवा पाऊंगी। पापा से बात करके ही मैं निकल गई थी यहाँ के लिए, लेकिन कुछ तकनीक के कारण मैं पापा के क्रियाक्रम में शामिल नहीं हो पाई। पर आज जब आप लोग माँ को ठिकाने लगाने की बात करने में व्यस्त थे, मैं चुपके से घर में दाखिल हो गई। बस इस बात का अफसोस रहेगा कि मम्मी पापा ने यह सब मुझे पहले नहीं बताया, वरना शायद आज पापा जिंदा होते। इतने में पुलिस भी वहां आ चुकी थी। ले जाइए सर इन सारे पापियों को। इन्होंने पहले धोखे से मेरी मम्मी पापा से उनकी सारी जायदाद ले ली, फिर पापा को भूखा रखकर मार डाला और अब मम्मी को जहर देकर मारने चले थे। यह खीर इस बात का सबूत है। पुलिस और शिल्पा का ऐसा रूप देखकर दोनों डर के मारे थर थर कांपने लगे और सुनैना जी के कदमों में गिरकर माफी की गुहार लगाने लगे। लेकिन सुनैना जी कुछ नहीं बोली और पुलिस दोनों को वहां से उठाकर ले गई। शिल्पा अपनी माँ से लिपटकर बहुत रोई, जहां उसकी माँ बस एक ही बात कहे जा रही थी, अच्छा हुआ ये मुझसे पहले चले गए, शांति मिल गई तेरे पापा को। सुनैना जी ने अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी और उस गार्ड के नाम कर दी, जिसने अपना खून का कतरा कतरा देकर पुरुषोत्तम जी की जान बचाने की पूरी कोशिश की थी, मगर किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वे इस दुनिया को छोड़कर चल बसे और शिल्पा अपनी मम्मी को लेकर विदेश के लिए रवाना हो गई। दोस्तों, आज भी कई घरों में सिर्फ बेटे को ही घर का अधिकारी माना जाता है, बेटियों को हमेशा ही पराया मान लिया जाता है। जब पुरुषोत्तम जी ने अपनी सारी जायदाद दीपक के नाम कर दी, शायद इसी ग्लानि से वे फिर शिल्पा को कभी फोन नहीं कर पाए। अपने बेटे के दिए हुए कष्टों को चुपचाप झेलते रहे, पर उन्हें यह समझना चाहिए था कि चाहे वह जायदाद बेटी को दें या ना दें, बेटी फिर भी उनके साथ देगी, उनकी सहायता करेगी, उनके कष्ट में तो उन्हें जरूर समझेगी। हम यह नहीं कहते कि हर बेटा ऐसा ही होता है, पर कहीं कहीं दीपक जैसे बेटे भी होते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।